हेलो फ्रेंड्स। टारगेट विथ आनंद में जैसा कल आपको सिलेबस बताया गया था, डिस्कस किया गया था कि वन बाय वन हर सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस किया जाएगा जो लेखपाल एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज उसी के क्रम में भारतीय राज्य व्यवस्था के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को देखा जाएगा, जिसमें हम पहला चैप्टर भारत का संवैधानिक विकास के बारे में देखेंगे, जिसमें कुछ एक्ट हैं थे पुराने एक्ट जिसके तहत अलग अलग चीज़ें और अलग अलग व्यवस्था बनाई गई थी। तो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। तो पहला फ्रेंड्स एक था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इस एक्ट के तहत कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो पूछे जाते हैं और इसका बहुत ही अधिक संवैधानिक महत्व था उस समय। इसमें पहला जो क्वेश्चन बनता है कि इसका उद्देश्य क्या था, तो उसका उद्देश्य था कंपनी के अंदर जो व्याप्त भ्रष्टाचार थे उन्हें दूर करना। तो और इसमें जो प्रावधान जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं लेखपाल के एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग, वो ये हो सकता है कि किस एक्ट के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया। तो आप ये करेंगे कि 1773 रेगुलेटिंग एक्ट से सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। फिर अगला जो क्वेश्चन बन सकता है वो ये बन सकता है कि किस एक्ट के तहत बंगाल और मद्रास प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। तो इसका भी आंसर 1773 रेगुलेटिंग एक्ट होगा। अब इसकी कुछ विशेषताएं थीं, जैसे इसमें क्या किया गया कि बंगाल का जो गवर्नर था वो बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया, और इसके द्वारा जो भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। तो अगर कभी क्वेश्चन ये बन सकता है कि भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव कब रखी गई या किस एक्ट के तहत रखी गई, तो उसका आंसर भी 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू ही भारत में केंद्रीय प्रशासन की पहली बार नींव रखी गई थी। और इस एक्ट के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित व बहुत ही नियंत्रित करने में उठाया गया पहला ये कदम था। मतलब एक ऐसा एक्ट था जो ईस्ट इंडिया कंपनी के का नियमन और नियंत्रण किया पहली बार। अगला एक्ट 1784 पिट्स इंडिया एक्ट के कुछ प्रमुख प्रावधान थे। इसमें कंपनी के व्यापार में हस्तक्षेप की नीति को लागू किया गया, जिसके तहत ये था कि राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्य अलग अलग कर दिए गए। तो अगर क्वेश्चन ये बनता है फ्रेंड्स कि किस एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्य, मतलब उसके जो व्यापार से रिलेटेड जितने कार्य थे वो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत अलग कर दिए गए। और इसमें एक द्वैत शासन की नीति प्रणाली पहली बार आरंभ हुई थी। द्वैत शासन का मतलब ये है कि कंपनी के व्यापारिक मामलों की जांच के लिए एक निदेशक मंडल बना दिया गया और कंपनी के राजनीतिक मामलों का प्रबंधन नियंत्रण बोर्ड करता था। तो इस एक्ट के माध्यम से पहली बार द्वैत शासन की प्रणाली लागू हुई थी। मतलब द्वैत शासन का एक प्रारूप जो था वो पहली बार 1784 पिट्स इंडिया एक्ट में देखा गया था। और भारत में कंपनी के अधीन जो क्षेत्र थे वो ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र हो गया, और ब्रिटिश भारत को भारत में कंपनी के कार्यों और इसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया। तो इसकी दो महत्वपूर्ण विशेषताएं फ्रेंड्स जिसको आपको याद रखना चाहिए कि इसमें भारत में जो कंपनी के अधीन क्षेत्र थे उसको ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र हो गया, और ब्रिटिश भारत को भारत में कंपनी के कार्यों और इसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया। अब अगला एक्ट देखते हैं। अगला एक्ट है 1786 का अधिनियम। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेखपाल के एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग। स्टेट पीसीएस या यूपीएससी में इससे क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन आप चाहें तो इसे छोड़ सकते हैं। अगला इंपॉर्टेंट एक्ट जो है वो चार्टर एक्ट 1813 का है। इसमें से एक या दो ही क्वेश्चन बनते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यही था कि किस एक्ट के तहत कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर। मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके व्यापारिक एकाधिकार को किस एक्ट के तहत समाप्त किया गया, तो आप इसका आंसर
चार्टर्ड एक्ट 1813 कहेंगे। और प्रथम बार शिक्षा पर खर्च की बात अगर आती है तो क्वेश्चन अगर ऐसा बनता है कि किस एक्ट के तहत प्रथम बार शिक्षा पे प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान था, तो वो भी चार्टर एक्ट 1813 में था। अब देखते हैं चार्टर एक्ट 1833 के कुछ महत्वपूर्ण जो फैक्ट हैं जो लेखपाल के एग्जाम में आ सकते हैं। कंपनी के सभी वाणिज्यिक अधिकार 1833 के एक्ट के तहत समाप्त किए गए। कंपनी का केवल राजनीतिक कार्य करने का प्रावधान दिया गया। बंगाल का गवर्नर जनरल अब समूचे बंगाल का भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो फ्रेंड्स, बंगाल का जो गवर्नर जनरल था वो भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। मीन्स दैट कि उसके पास सभी नागरिक व सैन्य शक्तियां निहित हो गई। और ये बनने वाले कौन थे? ये थे पहले लॉर्ड विलियम बेंटिक। प्रभाव इसका क्या हुआ? प्रभाव ये हुआ कि पहली बार ऐसी सरकार का निर्माण किया जिसका संपूर्ण भारतीय क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण हो गया। मतलब अगर 1833 के प्रभाव का अध्ययन किया जाए तो इसका प्रभाव ये हुआ कि इसके तहत पहली बार ऐसी सरकार का निर्माण हुआ जिसका संपूर्ण भारत क्षेत्र पे नियंत्रण हो गया। अब अगला फ्रेंड्स, इसमें यही दो क्वेश्चन बन सकते हैं कि कंपनी के वाणिज्यिक अधिकार को पूर्णतः समाप्त किया गया। सभी वाणिज्यिक अधिकार किस एक्ट के तहत समाप्त किए गए? तो 1833 के तहत समाप्त किए गए। दूसरा, कंपनी को केवल राजनीतिक कार्य करने का प्रावधान दिया गया। और तीसरा कि भारत का गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल किस एक्ट के तहत बनाया गया? तो वो 1833 एक्ट के तहत बना दिया गया। अब आगे देखते हैं। अगला एक्ट है चार्टर एक्ट 1853, जिसमें जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप इसे देखें, लेकिन एक दो फैक्ट इसमें भी हैं जिसमें जो आ सकते हैं। संवैधानिक विकास की दृष्टि से तो ये बहुत ही अन्य महत्वपूर्ण है, लेकिन लेखपाल की एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनना मुझे लगता है कि 70% तक तो नहीं बनना चाहिए इससे क्वेश्चन। लेकिन अगर इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखे जाए तो जैसे नियंत्रण बोर्ड और उसके अन्य पदाधिकारियों का वेतन जो होता है वो निश्चित हो गया। मिस्टर जो गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी व प्रशासनिक कार्य अलग अलग कर दिए गए थे। सिविल सेवा की भर्ती व चयन की प्रक्रिया का शुभारंभ 1853 एक्ट के तहत ही किया गया। तो बहुत अगर क्वेश्चन बन सकता है तो ये बन सकता है कि सिविल सेवा की भर्ती व चयन प्रक्रिया का शुभारंभ किस में किया गया? तो वो 1853 एक्ट में किया गया था। पहली बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में 2 स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ हुए। इस एक्ट का एक इंपॉर्टेंट सेक्शन ये भी है कि इस एक्ट के तहत पहली बार भारत में केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किए गए। लेकिन ये स्टेट पीसेस के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन लेखपाल के एग्जाम की दृष्टि से ये फैक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। अब अगला देखते हैं कि कौन सा अधिनियम है। भारत सरकार अधिनियम 1858। अब फ्रेंड्स, ये देखना है कि अब तक जो 1773 से 1858 तक का शासन था वो क्या था? कंपनी के अधीन का शासन था। लेकिन 1858 के बाद ब्रिटिश क्राउन का शासन चलने लगा। उसके तहत फिर अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम बनाए गए, जिसमें पहला अधिनियम था भारत सरकार अधिनियम 1858, जिसमें भारतीय प्रशासन का नियंत्रण भारतीय राज्य सचिव और भारत के गवर्नर जनरल का नया नाम भारत वायसराय किया गया। तो इसमें भारत शासन को अच्छा बनाने का अधिनियम भी कह सकते हैं। इसे कहा भी जाता है कि भारत सरकार अधिनियम 1858 को भारत शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम भी कहा जाता है, क्योंकि ये अधिनियम 1857 की क्रांति के बाद बनाए गए थे, जो ब्रिटिश क्राउन के द्वारा बनाए गए थे। इस कानून में ने क्या किया? ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह से समाप्त कर दिया था और गवर्नर और क्षेत्रों और राजस्व संबंधी शक्ति ब्रिटिश राजशाही, मतलब ब्रिटिश क्राउन को गवर्नर, क्षेत्र और जितने राजस्व संबंधी शक्ति थी वो ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दी गई थी। इस फैक्ट का इंपॉर्टेंट है कि ये अधिनियम 1857 की क्रांति के बाद बना। भारत का जो शासन था वो इस अधिनियम के माध्यम से महारानी विक्टोरिया के हाथ में चला गया, मतलब ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया। और जो गवर्नर जनरल था वो भारत का वायसराय बन गया। और वो वायसराय किसका प्रतिनिधि था? तो वो ब्रिटिश क्राउन का प्रतिनिधि के रूप में भारत में मतलब
उपस्थित था, जो ब्रिटिश क्राउन का भारत में प्रतिनिधि था। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर इसमें बना जाए, लेखपाल की दृष्टि से देखा जाए, तो इसमें एक ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः किस अधिनियम के तहत समाप्त किया गया। तो ये हो सकता है भारत सरकार अधिनियम 1858। और भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय कब बनाया गया, तो ये इसका आंसर हो सकता है कि हाँ, भारतीय सरकार नियम के तहत भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बना दिया गया था। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें यह भी हो सकता है कि द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया। जो पहले चल रहा था नियंत्रण बोर्ड और निदेशक बोर्ड के तहत, वो नियंत्रण बोर्ड और निदेशक मंडल को समाप्त कर दिया गया। इसमें नए पद का जो सृजन किया गया था वो भारत का राज्य सचिव था, जो भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण और शक्ति रहता था। इसके लिए 15 सदस्य की एक समिति थी। इतना डीप में जाने की आपको जरूरत नहीं है, आप इतना ही देख सकते हैं। जी, इस पीडीएफ को आपको टेलीग्राम चैनल पे लिंक के माध्यम से अवेलेबल करा दिया जाएगा। अब फ्रेंड देखते हैं अगला नियम, जो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 था। और भारत परिषद अधिनियम 3 बनाए गए, जो भारत परिषद अधिनियम 1861, 1892 और 1909। 1909 जो था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो हम माल्ले मिंटो सुधार के नाम से जानते हैं, जिसके बाद तहत पहली बार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था। तो पहले आइए देखते हैं हम भारत परिषद अधिनियम 1861 में क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकते हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं। इसमें सबसे इसकी बड़ी विशेषता थी कि भारतीय संवैधानिक और राजनीतिक इतिहास में महत्वपूर्ण अधिनियम इसे माना जाता है। और इसमें 3 भारतीय विधान परिषद में मनोनीत हुए, जैसे लॉर्ड कैनिंग के साथ बनारस के राजा थे, पटियाला के राजा थे और सर दिनकर राव थे। लेकिन ये फैक्ट लेखपाल के एग्जाम की दृष्टि से उतना महत्वपूर्ण नहीं है। आप बस इतना ध्यान रखिए कि इस अधिनियम के माध्यम से पहली बार विकेंद्रीकरण की शुरुआत हुई, और जो मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी की विधायी शक्तियां ले ली गई थी, वो विधायी शक्तियां पुनः इनको 1861 परिषद अधिनियम से प्रदान कर दी गई। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि भारत में विकेंद्रीकरण की शुरुआत किस अधिनियम के तहत हुई थी पहली बार। तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत विकेंद्रीकरण की शुरुआत पहली बार हुई थी। मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी की विधायी शक्तियां किस अधिनियम के तहत पुनः प्रदान की गई, तो भारत परिषद अधिनियम 1861 के माध्यम से जो शक्तियां 1773 रेगुलेटरी एक्ट में ले ली गई थी, वो पुनः प्रदान की गई। और इसके माध्यम से विधान परिषद का भी गठन किया गया था, और परिषद को कानून बनाने की शक्ति भी प्रदान की गई। और इसके माध्यम से जो अध्यादेश लागू रहने की अधिकतम अवधि थी वो 6 माह थी। वो तो ये इंपॉर्टेंट सेक्शन नहीं है। और बस आप इतना ही ध्यान रखिए कि पहली बार विकेंद्रीकरण की शुरुआत भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत की गई, और मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी को जो विधायी शक्ति पुनः प्रदान की गई थी, वो भारत परिषद अधिनियम 1861 के माध्यम से ही प्रदान की गई थी। और जो अध्यादेश का एक इसमें पार्ट था कि अध्यादेश लागू रहने की अवधि जो थी, वो वायसराय को आपातकाल में के बिना काउंसिल की संतुष्टि के अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत था। और जो अध्यादेश की अवधि थी वो 6 माह थी। तो क्वेश्चन कभी कभार बन सकता है, हालांकि ये क्वेश्चन स्टेट पीसीएस या यूपीएससी लेवल के एग्जामों में ही बन सकते हैं, तो इसे ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। बस आप ये जान सकते हैं कि वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान थी आपातकाल के बिना ही। ऐसा जरूरी नहीं कि आपातकाल लगा रहे तभी वो अध्यादेश जारी करेगा। अब अगला अधिनियम देखते हैं, भारत सरकार अधिनियम 1892। 1892 में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आ सकती हैं, जैसे विधान परिषद के सदस्यों को बजट पर अपने विचार प्रकट करने का अधिकार प्रदान किया गया। और लेकिन उन्हें एक चीज़ इंपॉर्टेंट सेक्शन ये हो सकता है कि उन्हें अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं थी। वो बजट में वार्षिक वित्तीय विवरण जो पेश होता था उस पे विचार अपना प्रकट कर सकते थे, अपना मत दे सकते थे, लेकिन उस पर अनुपूरक प्रश्न पूछने की उनकी अनुमति उनको नहीं थी।
अगला फ्रेंड आते हैं भारत परिषद अधिनियम 1909। ये इंपॉर्टेंट है। अगला एक जो है वो भारत परिषद अधिनियम 1909, जिसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जानते हैं, इसे देखेंगे। इसमें कुछ फैक्ट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं जो इस एग्ज़ाम में आ सकते हैं। जैसे कि जो पहला फैक्ट है इसका, किस अधिनियम के आधार पे पहली बार पृथक निर्वाचन या सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई। तो इसका आंसर भारत परिषद अधिनियम 1909 होगा। और एक फैक्ट और इम्पोर्टेंट हो सकता है, जो केंद्रीय विधानमंडल के सदस्यों को बजट पर मत देने का अधिकार नहीं दिया गया था इसमें, इस प्रस्ताव में। और अगला फैक्ट देखते हैं इससे रिलेटेड। गांधी जी ने एक ने को कहा था कि यह एक्ट हमारा सर्वनाश कर देगा। तो स्टेटमेंट के तौर पे आ सकता है किस एक्ट के बारे में गांधी जी ने कहा था कि यह हमारा सर्वनाश कर दिया। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि भारत परिषद अधिनियम 1909 को गांधी जी द्वारा ये कहा गया था कि इस एक्ट के द्वारा हमारा सर्वनाश हो जाए। और रैमजे मैकडोनाल्ड ने इस एक्ट के बारे में कहा था, ये सुधार प्रजातंत्रवाद और नौकरशाही के मध्य एक अधूरा और अल्पकालीन समझौता है। तो कुछ स्टेटमेंट है जो स्टेट पीसीएस एग्जाम में आते हैं, हो सकता है कि इन्हें पूछा जा सकता है। फ्रेंड्स, एक चीज़ इसमें ये भी ध्यान रखिएगा कि इसमें अनुपूरक प्रश्न पूछने का भी अधिकार प्रदान किया गया। केंद्रीय विधानसभा में जो भारतीय सदस्यों को अनुपूरक प्रश्न वार्षिक वित्तीय विवरण पे पूछने का अधिकार इसमें दे दिया गया। लेकिन उनमें एक कंडीशन लगा दी गई कि ये सदस्य विदेशी और देशी राज्यों के मध्य संबंध, रेलवे पर होने वाले व्यय और ऋण पर भुगतान किए जाने वाले ब्याज के संबंध में प्रश्न नहीं पूछ सकते। क्या किस किस सेक्शन में प्रश्न नहीं पूछा जा सकता था? वो था विदेशी और देशी राज्यों के मध्य संबंध, रेलवे पर होने वाले व्यय और ऋण और भुगतान किए जाने वाले ब्याज के संबंध में ये प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। अगले एक एक्ट पे आते हैं जो वो भी इम्पोर्टेंट एक्ट माना जाता है, भारत सरकार अधिनियम 1919, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर बनाया गया था, इसलिए इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहा जाता है, जिसे हम भारत शासन अधिनियम 1919 के नाम से जानते हैं। इसका जो मेन फैक्ट आता है वो प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत की गई। ठीक है, पहली बार उत्तरदायी शासन जैसे शब्दों का स्पष्ट प्रयोग किया गया और प्रांतीय विषय को आरक्षित और हस्तांतरित दो भागों में बांट दिया गया। तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि इसमें से कई बार ऐसे कई एग्जाम में एक क्वेश्चन बने हैं कि किस अधिनियम के तहत पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। तो वह है भारत परिषद अधिनियम 1909। और किस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की गई, तो वो 1919। और यहीं पे एक क्वेश्चन बन सकता है कि किस अधिनियम के तहत केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत की गई, तो वो है 1935, भारत शासन अधिनियम 1935। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और भी हैं, जैसे कि इस अधिनियम के द्वारा सिखों, यूरोपीय, एंग्लो इंडियन और भारतीय ईसाई को भी पृथक प्रतिनिधित्व दिया गया। जैसे कि 1909 अधिनियम में मुसलमानों को पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई। तो इस एक्ट के माध्यम से पहली बार एंग्लो इंडियन ऐसे समुदाय और भारतीय ईसाई को पृथक निर्वाचन प्रतिनिधित्व की व्यवस्था दी गई, जिसमें सिख, यूरोपीय, एंग्लो इंडियन और भारतीय ईसाई शामिल थे। अगले एक पे आते हैं जो भारत सरकार अधिनियम 1935। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम है, इसे कई क्वेश्चन बन सकते हैं। इससे पहली बार संघीय लोक सेवा आयोग गठन, यूपीएससी का गठन पहली बार किया गया। फिर अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई। द्वैध शासन प्रांतों में समाप्त कर केंद्र में लागू किया गया। ये इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया था कि द्वैध शासन की शुरुआत जो 1919 में हुई थी प्रांतों में, उसे समाप्त कर दिया गया और इस केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत 1935 के माध्यम से की गई। एक क्वेश्चन और बन सकता है कि 1935 अधिनियम के आधार पे सर्वोच्च एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। ये ध्यान रखिएगा कि 1935 अधिनियम के तहत ही एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी, जो इसमें नहीं ऐड हो पाया है।
आगे आते हैं, देखते हैं भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में। इससे ज़्यादा कुछ क्वेश्चन बनते नहीं हैं, थोड़ा बहुत ये बन सकता है कि भारत का राज्य सचिव पद समाप्त किसके अधिनियम के द्वारा किया गया। तो ये आप ध्यान दे सकते हैं कि भारत का राज्य सचिव पद 1947 अधिनियम के तहत समाप्त किया गया था। अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन इस सेक्शन से बन सकते हैं। जैसे बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो वारेन हेस्टिंग्स। कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई थी 1774। आपको पढ़ाया गया था कि किस एक्ट के तहत, तो 1773 एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई थी। प्रधान सेनापति की शक्तियां सर्वप्रथम प्राप्त किया लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे विलियम बेंटिक। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, और वो लॉर्ड विलियम बेंटिक बनने वाले कौन थे पहले, लॉर्ड विलियम बेंटिक। कानून निर्माण में प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत की गई, भारत परिषद अधिनियम 1831। ये याद रख सकते हैं कि कानून निर्माण में भारतीय प्रतिनिधियों को कब हक दिया गया, तो इनको भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत कानून निर्माण में भारतीय प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाने लगा था। केंद्रीय और प्रांतों में विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। तो केंद्र और प्रांत की जो विधान परिषद थी उसमें सरकारी सदस्यों के अलावा गैर सरकारी सदस्य भी शामिल किया जाने लगा, और ये बना भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा। बर्मा को भारत से अलग कब किया गया, लेखपाल की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण हो सकता है कि बर्मा को भारत से अलग किया गया था वर्ष 1937 में। भारत सरकार अधिनियम 1919 किसे जाना जाता है, अभी आपको बताया गया, मॉन्टेग्यू स्टोक्स फूड सुधार के नाम से जाना जाता है, और इसी के तहत प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई थी। ये ध्यान में रखिएगा। सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन का प्रयोग शब्द किस अधिनियम में किया गया, तो ये अधिनियम भी था भारत सरकार अधिनियम 1919 या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में की गई थी। संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग स्वराज पार्टी ने की गई थी। ये ध्यान रखिएगा कि संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग 1934 में स्वराज पार्टी के द्वारा किया गया। सर्वप्रथम भारत में संविधान सभा के गठन का विचार देने वाला व्यक्ति एम.एन. राय थे। 1934 में इन्होंने अपना विचार दिया था संविधान सभा के गठन का। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार संविधान सभा की मांग 1934 में की, और स्वराज पार्टी ने भी सर्वप्रथम मांग संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग स्वराज पार्टी ने की थी, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार संविधान सभा की मांग भी वर्ष 1934 में ही की थी। भारतीय संविधान सभा चुनी गई अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पे। ये तो ध्यान रखने वाली चीजें कि भारतीय संविधान सभा का निर्वाचन अप्रत्यक्ष निर्वाचन आधार पे हुआ था। अब संविधान सभा और निर्माण की प्रक्रिया को देखते हैं कि क्या क्या था। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। कैबिनेट मिशन 1946 के द्वारा संविधान सभा का गठन किया गया। भारतीय संविधान का निर्माण कैबिनेट योजना 1946 के द्वारा गठित संविधान सभा ने किया था, और कुल महिलाएं इसमें 15 थीं। प्रथम बैठक इसकी 9 दिसंबर 1946 को हुई। इसके अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद से। कुल अधिवेशन संविधान सभा को बनाने में 11 थे, और संविधान सभा अंगीकृत की गई 26 जनवरी 1949 को। ये आप ध्यान रखिएगा कि संविधान सभा अंगीकृत की गई थी 26 जनवरी 1949 को। तो इसका गठन कैबिनेट मिशन के आधार पर 1946 में हुआ। भारतीय संविधान का निर्माण कैबिनेट मिशन योजना 1946 द्वारा गठित संविधान सभा ने ही किया था। ये महिलाएं इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें कितनी महिलाएं थी ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कोई क्वेश्चन आता नहीं है। ये ध्यान रखिएगा कि प्रथम बैठक इसकी 9 दिसंबर 1946 को हुई, और संविधान सभा अंगीकृत की गई थी 26 नवंबर 1949 को। अधिवेशन इसमें कुछ 11 हुए थे, और अस्थायी अध्यक्ष इसके राजेंद्र प्रसाद बनाए गए थे। आगे देखते हैं प्रारूप समिति। प्रारूप समिति जो संविधान सभा में बनी गई थी वो थी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। इससे कई बार क्वेश्चन आ सकते हैं। अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू संघ समिति के थे, और संघीय संविधान समिति थे। तो अगर पूछा जाता है प्रारूप समिति के अध्यक्ष तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, और संघ और संघीय मतलब सेंट्रल से जितने रिलेटेड वर्क थे वो जवाहरलाल नेहरू को दिए गए थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रक्रिया नियम समिति और संचालन समिति ध्यान रखिएगा कि संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे।
सरदार पटेल को 3 समितियां दी गई थी। इनका अध्यक्ष बनाया गया था प्रांतीय संविधान समिति। प्रांतों के एकीकरण में आप लोग जानते होंगे सरदार पटेल का महत्वपूर्ण योगदान था। और मूल अधिकारों से रिलेटेड समिति भी पटेल के जिम्मे थी, और अल्पसंख्यक और जनजाति समिति का अध्यक्ष भी इन्हें ही बनाया गया था। तो कुछ समितियों के अध्यक्ष जो संविधान सभा से रिलेटेड थी, पहला है प्रारूप समिति, आप देख ही चुके हैं प्रारूप समिति। दूसरा है संविधान समिति और संघीय समिति, मतलब सेंसस से रिलेटेड जितने वर्ग थे वो जवाहरलाल नेहरू को दिए गए थे। तीसरा है राजेंद्र प्रसाद, प्रक्रिया नियम व संचालन समिति के अध्यक्ष थे। संचालन समिति याद रखिएगा, ये ज़्यादा पूछा जाता है। और सरदार पटेल जी को 3 समितियां प्रदान की गई थी, जिसमें थी प्रांतीय संविधान समिति और मूल अधिकारों से रिलेटेड समिति और अल्पसंख्यक और जनजाति। प्रांतीय संविधान समिति आप जानते हैं, इनका प्रांतों के एकीकरण में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था। संविधान सभा का चुनाव जब हुआ तो 296 सीटों पे हुआ, जिसमें ये कभी कभी क्वेश्चन फैक्चुअल बन सकता है कि संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था उसमें कांग्रेस को कितनी सीटें मिली, तो 208, मुस्लिम लीग को कितनी सीटें मिली, 73, और अन्य को 15 सीटें मिली थी। प्रारूप समिति के बारे में थोड़ा सा फैक्ट हो सकता है कि जैसे कि इसका गठन कब किया गया, 1947। अध्यक्ष कितने थे, 7 अध्यक्ष समेत। कुल सदस्य इसके 7 अध्यक्ष। अध्यक्ष कौन था, BR अम्बेडकर जी थे। सदस्य में गोपाल स्वामी अयंगर और अल्लादी कृष्ण स्वामी, कृष्ण स्वामी अय्यर, KM मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, BL मित्र। ये ज़्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, बस ये ध्यान रख सकते हैं कि आप की बाद में इनकी जगह पे BL मित्र का स्थान N माधवराव ने लिया था और DP खेतान का स्थान TT कृष्णमाचारी ने लिया था। कभी ये क्वेश्चन बन सकता है। आगे देखते हैं कुछ क्वेश्चन। संविधान सभा के प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी, तो सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। अस्थायी अध्यक्ष भी यही थे। जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव का प्रस्ताव पेश किया था 13 दिसंबर 1946 को। और संविधान सभा के चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में हुआ। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब ये ध्यान रखिएगा कि उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया और इसके प्रथम बैठक की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा करते थे। अंतिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को हुआ था और भारतीय संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा में कुल सदस्य 389। आगे देखते हैं संविधान सभा के सदस्य निर्वाचित किए गए। तो संविधान सभा के सदस्य जो अस्थायी रूप से निर्वाचित किए गए थे उनका एक अनुपात था, वो अनुपात था प्रति 10 लाख व्यक्तियों पे 1 प्रतिनिधि का अनुपात दिया गया था। कैबिनेट मिशन के सदस्य में पैंथिंग लॉरेंस, 3 लोग थे, पैंथिंग लॉरेंस, स्टैनफोर्ड किप्स और AB अलेक्जेंडर। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। ये वाक्य पूछा जाता है, ग्रेनविल ऑस्टिन का वाक्य है ये। उन्होंने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत कहा है, और कांग्रेस भारत, ये स्टेटमेंट जो था ये ग्रेनविल ऑस्टिन ने दिया था। प्रारूप समिति का गठन, जिसके अध्यक्ष BR अम्बेडकर थे, 29 अगस्त 1947 को हुआ था, याद रखिएगा। तदर्थ झंडा समिति अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ये भी ध्यान रखिएगा। अब बढ़ते हैं कुछ संविधान सभा से रिलेटेड तथ्यों पे। इसकी जो प्रथम बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। अस्थायी अध्यक्ष इसके सच्चिदानंद सिन्हा थे और अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। संवैधानिक सलाहकार सर BN राव थे। समय तो अब पूछा नहीं जाता है, व्यय पे आपको ध्यान देने के लिए। हाँ, संविधान अपनाया गया 26 जनवरी 1949 को और संविधान लागू हुआ 1950 को। ये 2 स्टेटमेंट। और अस्थायी अध्यक्ष और अस्थायी अध्यक्ष और संवैधानिक सलाहकार, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए कि पहली बैठक इसकी 9 दिसंबर 1946 को हुई। अस्थायी अध्यक्ष इसके सच्चिदानंद सिन्हा थे और संवैधानिक सलाहकार सर BN राव थे। संविधान अपनाया गया 26 जनवरी 1949 को और संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। अंतरिम सरकार का जो गठन हुआ था उसमें से कभी कभी किसको कौन सा मंत्रालय देगा ये पूछा जा सकता है। तो जवाहरलाल नेहरू को जो दिया गया था वो विदेश राष्ट्रीय संबंधी मामले दिए गए थे। वल्लभ भाई पटेल को सूचना और प्रसारण तथा गृह मंत्रालय दिया गया था। शिक्षा आपको याद रखना चाहिए, शिक्षा जो थे वो C राजगोपालाचारी बनाए गए थे। लियाकत अली को वित्त विभाग दिया गया था और
जोगेंद्रनाथ मंडल का तो नहीं पूछता है विधि अधिकारी के रूप में। हाँ, अरुणा आसफ अली को रेल मंत्री बनाया गया था, ये ध्यान में रखने की चीजें हैं। राजेंद्र प्रसाद जो थे वो खाद्य व कृषि मंत्री थे। बलदेव सिंह को रक्षा मंत्री बनाया गया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपको ध्यान रखने चाहिए। अब संविधान के स्रोत से कई क्वेश्चन बनते हैं, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या क्या लिया गया है। तो इससे उद्देशिका का विचार, न्यायिक पूर्वावलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मूल अधिकार व उपराष्ट्रपति का पद और राष्ट्रपति पर महाअभियोग, ये चीजें ली गई थी संयुक्त राज्य अमेरिका से। उद्देशिका का विचार, न्यायिक पूर्वावलोकन और न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मूल अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद। खासकर मूल अधिकार ध्यान रखिएगा, ये अक्सर पूछा जाता है कहाँ से लिए गए हैं, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। कनाडा से क्या क्या लिया गया था? कनाडा से देखेंगे तो आप सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, मीन्स द संघीय व्यवस्था जो ली गई थी वो कनाडा से ली गई थी। केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति जो थी वो भी कनाडा से ली गई थी। उच्चतम न्यायालय का परामर्श, न्याय निर्णय, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में निहित, ये भी कनाडा से लिया गया था। अगले सोर्स पे बढ़ते हैं। आयरलैंड से आप लोगों को पता ही होगा कि नीति निषेध तत्व जो बहुत ही पूछा जाता है, ये लिया गया था। और राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी पद्धति जो थी वो भी आयरलैंड से ही लिया गया है। राज्यसभा में कुछ सदस्यों का नामांकन भी आयरलैंड से लिया गया है। ब्रिटेन से देखते हैं क्या क्या चीजें ली गई हैं। ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। विधि का शासन भी ब्रिटेन से लिया गया था। मंत्रिमंडलीय प्रणाली भी ब्रिटेन से ली गई है। एकल नागरिकता लिया गया है। द्विसदनी प्रणाली लिया गया है। विधायी प्रक्रिया को इसी से लिया गया है। और संसदीय विशेषाधिकार को भी लिया गया है। परमाधिकार लेख आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं, लेकिन इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। और दक्षिण अफ्रीका से जो सोर्स लिए गए थे वो संविधान संशोधन की प्रक्रिया को लिया गया था। यही इंपॉर्टेंट और ये अक्सर पूछे जाते हैं। राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन भी पूछा जा सकता है, जो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया था। अब देखते हैं रूस और सोवियत संघ से क्या क्या लिया गया था। तो रूस से फ्रेंड मूल कर्तव्य, प्रस्तावना में न्याय और सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ये चीज़ें जो थी वो रूस से ली गई थी। प्रस्तावना में जो न्याय था, जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप में था, तो वो चीज़ें पूर्व सोवियत संघ जो यूएसएसआर के नाम से जाना जाता था उससे लिया गया था। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को लिया गया था। अब और ऑस्ट्रेलिया से जो चीज़ें ली गई थी वो है संयुक्त बैठक। संयुक्त बैठक का जो प्रावधान था वो ऑस्ट्रेलिया द्वारा लिया गया था। उद्देशिका की भाषा, व्यापार, वाणिज्य और समागम में स्वतंत्रता और समवर्ती सूची। तो आप दो चीज़ ध्यान रखिएगा इसमें, एक संयुक्त बैठक का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था और एक समवर्ती सूची का प्रावधान, ये अक्सर पूछे जा सकते हैं। अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो परीक्षा उपयोगी हैं। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च है, तो ये सर्वोच्च है संविधान। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सबसे ऊपर संविधान को दिया गया है अधिकार। और भारत संविधान में आपात उपबंध लिया गया था जर्मनी के वाइमर संविधान से। जो आपात का उपबंध है, ये थोड़ा ध्यान रखने वाली चीजें हैं कि भारत संविधान में आपात का प्रावधान जो है वो जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। कभी कभी ये पूछा है क्वेश्चन। राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखने का उपबंध कनाडा के संविधान से लिया गया और विश्व का प्रथम लिखित संविधान यूएसए का था। तो फ्रेंड्स, ये है कंप्लीट संविधान की जो विशेषता है और संवैधानिक विकास, संविधान सभा और संविधान निर्माण की प्रक्रिया और संविधान का स्रोत जो आपको आज बताया गया। आगे हम अगले चैप्टर में हम उद्देशिका और प्रस्तावना लेंगे, जिसमें हम अनुसूचियां, उनके विषय, शासन प्रणाली, राष्ट्रीय प्रतीक एंड भारतीय संविधान, भाषाई आयोग, समितियां और नागरिकता को देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग मी एंड ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम।